बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सभी देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। और नाजरीन, हर हफ्ते की तरह आज भी हम हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पे उमूमी तौर पे कोई इतनी ज़्यादा हमें कवरेज नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत अहम खबरें होती हैं। उनका इस खत्ते पे बिलवास्ता या बिलावास्ता असर ज़रूर पड़ रहा होता है और हम उस सारी तब्दीली को उस सारे सिनेरियो में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि दुनिया जब से ग्लोबल विलेज बनी है, हम देखते आ रहे हैं कि कुछ बरसों से, ख़ास तौर पे अगर हम पिछली एक दिहाई का जिक्र करें तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी रिफ्ट हमें नज़र आती है मल्टीलैटरलिज्म और यूनिलैटरलिज्म। चीन एक बात करता है मल्टीलैटरलिज्म की, जी हाँ, कसीरुज्जहती की बात करता है, हम नसीब मुआशरे की और बाहमी जीत, जिसे विन विन कोऑपरेशन कहते हैं, उसकी बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक फरीक वो है जो कि अब भी सर्द जंग की जहनीत के साथ यूनिलैटरलिज्म को लेकर चल रहा है और वो बदलती दुनिया के बदलते तकाज़ों को अब भी उसी ऐनक से देख रहा है। आज के प्रोग्राम का जो हमारा मौजू है, इस खित्ते की दो बड़ी ताकतें हैं, दो बड़ी अहम ताकतें, चीन और रूस। इन दोनों के सुदूर के दरमियान मुलाकात होती है, वर्चुअल मुलाकात है, और इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई ये भी इसके बारे में ख़बरों में तो आपने सुन ही लिया होगा। लेकिन हम थोड़ा सा अहाता करेंगे कि इन दो बड़ी ताकतों के सुदूर के दरमियान जो अगर मुलाकात होती है और उससे पहले जो चीज़ें हमारे सामने आई, इससे पहले रशिया और अमेरिका के सदर की भी वर्चुअल मुलाकात हो चुकी है और प्रेसिडेंट शी जो कि चीन के सदर हैं उनकी भी वर्चुअल मुलाकात हो चुकी है बाइडेन के साथ। लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से चाइना और रशिया पे कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो कि बहरहाल इन ममालिक के दरमियान इरिटेंट्स जिन्हें कहा जा सकता है वो रहे हैं और वो चलते चले आ रहे हैं। रशिया के मामलात हों या चीन के मामलात हों, चीन ये कहता है कि वो उसके अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन अमेरिका तमाम तर ताल्लुकात को इंडोर्स करने के बावजूद, उन एलामियों को इंडोर्स करने के बावजूद जो कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बुनियाद हैं, उसके बावजूद वो ऐसे बयानात दे के और कुछ ऐसे इकदाम करके इन ताल्लुकात में कहीं ना कहीं कोई तनाव को बरकरार रखे हुए इस सारे सिनेरियो में व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की वर्चुअल मुलाकात क्या मानी रखती है। अगर हम सफ़बंदी की बात करें तो एक सफ़ आराई और सफ़बंदी वो होती है जो कि महाज पे की जाती है, और दूसरी सफ़ आराई या सफ़बंदी वो होती है जो इस मकसद के लिए हो कि बनी नौ इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक राब्ते की ज़रूरत है और उसके लिए सफ़बंदी करना, ये क्या मानी रखते हैं। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुहक्किक हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं सर? शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम मुलाकात ये वर्चुअल मुलाकात है और इसी महीने में हम देखते हैं कि इन दोनों सुदूर की प्रेसिडेंट बाइडेन से भी वर्चुअल मुलाकात हो चुकी है। लेकिन उन मुलाकातों के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो हमें वहीं की वहीं नज़र आती हैं। इस सारे तनाजुर में प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस मुलाकात को आप सिर्फ यही ना देखेंगे ये मुलाकात हुई, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। जी जी। क्योंकि जब तक वो नहीं समझेंगे हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि ये मुलाकात कोई ऐसा नहीं कि अब दो मिले को एक साइन होने के बाद हमने कोई नई शुरुआत करनी। जी जी। आप पूरा ये पिछला साल देख रहे हैं और इस साल कोविड जब का आप देखें, जब पीक था उस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान, रशिया और चाइना के दरमियान रिलेशनशिप होती है और दोनों सुदूर के दरमियान पहले से बातचीत होती है। फिर आप जून और अगस्त में आ जाएं, इसी साल की बात करूं, जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी की माहिदों पे बात होती है और उसमें बड़ी वाइडर रेंज यानी रिलेशंस की बात होती है। फिर एक माहिदा इनका जो गुड नेबरली रिलेशंस का, जी जी जी, दो अच्छे हमसाय मुल्कों का माहिदा, उसकी रिएटरेशन होती है, उस पर फिर फॉलोअप होते हैं। फिर बीच में अफगानिस्तान आ जाता है, उस पर मुसलसल चाहे तालिबान के साथ बात करनी हो या मुख्तलिफ अफगान मुतारिफ फरीक जो हैं उनके साथ बात करनी हो, उधर रशिया भी एफर्ट कर रहा है, चाइना भी एफर्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इस खत्ते के ममालिक हैं जिन्हें पता है कि खत्ते की जितनी सूरत हाल, सलामती की सूरत हाल है, वो यहाँ के इशूज से जुड़ी हुई है। लिहाजा इनके मफादात इस खत्ते से और खत्ते के मुल्कों के मफादात इनके साथ है। चाहे अभी जैसे आपने कहा कि सदर पुतिन ने अमरीकी सदर से बात की है, ये भी कोई पहली दफ़ा नहीं है, कई दफ़ा उनकी बातचीत हो चुकी है। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के जब उसमें भी बातचीत जारी रही है।
फिर इंडिया के साथ अभी रिसेंटली पुतिन ने बात की है। जी, जी। तो वो इसका ये तासुर लेना कि शायद इससे कोई यानी रशिया और चीन के दरमियान जो बढ़ते हुए रिलेशन है, जो मेरा ख्याल है अगर पिछली 2 दहाइयों में देखें तो बड़ी तेज़ी से इन रिलेशन में मजबूती देखने में आई। और पिछले 2 साल जिनका मैंने जिक्र किया इसमें तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लेवल पे, और अभी रिसेंटली जिन मुलाकातों का मैंने जिक्र किया, ये मुलाकात है, इससे स्ट्रैटेजिक मुलाकात, यानी इसको अगर हम हिकमत अमली के एतबार से देखें जी, मैं उसी तनाजुर में बात उसमें आप 3-4 इश्यूज को देख लें। मसलन आप देखेंगे रीजन में अगर अमेरिका का क्रिटिसिज्म रशिया पे रहा है, एक तो उनके अपने इंतखाबात के हवाले से जी कि वो साइबर, जी हाँ, वो साइबर का, फिर वो यूक्रेन के इश्यूज को भी लेके आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यूक्रेन की। अभी आप भी देखें कि मैं इधर इसलिए आना चाह रहा हूँ कि अभी जो ये मुलाकात हुई है सदर शी से पहले पुतिन और बाइडेन में जो बातचीत हुई है, इनमें 7 दिसंबर को जो बातचीत रही है, उसमें आप ये देखें कि अगर उसका तजिया करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अफगानिस्तान भी है, यूक्रेन भी है। अच्छा, ये 2 वो चीज़ें हैं जो अमेरिकन ने अपने एंगल से सदर पुतिन से बात की कि अफगानिस्तान में चूंकि अब वो कोई स्टेक होल्डर के तौर पे वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि किसी ने तो वहाँ वाइड को फिल करना है, और वाइड फिल करने के लिए ये ऐसी पावर्स चाहिए जो इस खत्ते में पहले भी इस कॉन्फ्लिक्ट को समझती भी हों, अंडरस्टैंडिंग भी हो, और उनके रिलेशन भी हों मुख्तलिफ अफगान ग्रुपों के साथ, ताकि उनको बिठा सके। सिमिलरली आप यूक्रेन में देख लें, यूक्रेन का भी अभी मैं देख रहा था, चीनी मौक़िफ़ भी अगर देखें, क्योंकि जाहिर है कि इस मुलाकात में भी उस पर भी, क्योंकि जैसे चीन का मसला अमेरिका के साथ मुख्तलिफ, एक तो नहीं कई मसाइल के, मतलब वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से प्रोपेगेंडा, चाहे वो ताइवान के मसले पे बैक ट्रैकिंग, यानी मायदे करने के बावजूद आप साइड लाइन करते हैं और उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो शायद सेपरेटिस्ट हैं, और फिर आप डेमोक्रेसी का एक यूज़ करके उसको एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस सारे तनाजुर में इसी तरह रशिया का कंसर्न जो था वो यूक्रेन का है, क्योंकि अमेरिकन यूक्रेन के मसले को जिस एंगल से देखना चाहते हैं वो उनका, लेकिन रशिया यहाँ पे चाहता है कि इसका रीजनल हल हो, यानी रीजनल ममालिक मिल के इस खत्ते के वो इसको देखें। और इस पे चीन ने भी क्लियर मौक़िफ़ दिया कि चाहते हैं कि यूक्रेन के मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाए। एक तरफ है कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करने की अप्रोच, एक तरफ है कि कॉन्फ्लिक्ट को डाउन करने की अप्रोच। ये क्यों है? देखें, वो जैसे अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं खत्ते में। ये अब से नहीं है, पिछले चंद सालों से आए, और अभी भी ये कहीं बैठ नहीं गई। ये डस्ट अभी सेटल नहीं हुई कि कौन कहाँ खड़ा होगा, अभी भी वो एफर्ट्स जारी हैं। यानी चीन की तरफ से भी अपने जो मौक़िफ़ हैं और अपने जो इत्तेहादी हैं या जो उनके साथ ममालिक हैं उनको वो क्लियर कर रहे हैं, और अमेरिका वाज़े तौर पे अपनी अलाइनमेंट को ग्रुप्स के हिसाब से कर रहा है। मसलन देखें, चीन की अगर अप्रोच देखें, यही जो यानी इकट्ठे होने की आपने भी जिक्र किया इंट्रो में, वो कोई ग्रुपिंग की नहीं है। हाँ। कि आप एक ग्रुप बना के एक को टारगेट करके आप उधर जा रहे हैं। चीन और चीन से मुल्हका ममालिक या रशिया के फॉर दैट मैटर, इस मीटिंग में भी इसको भी अगर रेफरेंस के तौर पे देखें, मकसद क्या है? मकसद वहाँ 3-4 जो मेजर इनिशिएटिव हैं अदर देन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, वो डेवलपमेंट के, जिन पे हम थोड़ा आगे जाके भी बात करेंगे, उन पे बात हो रही है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इक़्तिसादियात में, टूरिज्म में, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है एनर्जी सिक्योरिटी का इशू जो रीजन में, उसमें हमने कैसे जाना है। ठीक है, फिर जो एक ऑन स्लॉट है वेस्ट की तरफ से, उसको हमने किस तरह मतलब उसको डिफ्यूज करना है या उसका मुकाबला करना है, ये नहीं कि उनके ऊपर कैसे चढ़ाई करनी, ये एक अप्रोच है। अब आप ये देखें कि ये जो पिछले चंद दिन पहले 9-10 दिसंबर को जो जी सर जी डेमोक्रेटिक समिट जो ये डेमोक्रेसी, एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो बड़ी आज मेरे बहुत सारे सवाल हैं। जी बिल्कुल जी, नाजरीन साथ दीजिएगा, आई विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, आपने कहा जी कि वो जो समिट ऑन डेमोक्रेसी हुई, बाइडेन ने जिसको होस्ट किया था, उसमें चाइना और रशिया को तो इनवाइट उन्होंने किया नहीं है, पाकिस्तान जो है उसने उसमें शिरकत नहीं की है। उस वक्त बड़ी ये खबरें आई कि जी अब पाकिस्तान जो है वो हमें
واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس بلاک میں آ رہا ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں اصل میں اسی اپروچ کو تو جو میں ابھی بات کر یہ جو میں نے بات شروع کی تو وہ اسی کو کلیئر کرنے کے لیے. اب دیکھیں کہ پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکل کہا, بالکل الفاظ میں کوئی ڈپلومیٹک ورڈز نہیں ہے, صاف ہے کہ ہم کسی بلاک کی سیاست کا حصہ نہیں ہیں, نہ رہے ہیں نہ ہوں گے. ہاں جہاں تک وہاں پہ نہ جانے کی بات ہے وہ پاکستان کا اپنا ڈیسیژن ہے, کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ یہ کہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو کہ جی آپ اپنا ریکارڈڈ میسج بھیج دیں, جبکہ 5-10 وزیر اعظموں کو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ خود بولیں. نہیں سر, اور اس سے پہلے جب آپ سمٹ کرواتے ہیں کلائمیٹ چینج پہ, اس پہ آپ انوائٹ نہیں کرتے. وہ بھی بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آ جائیں, لیکن میں ایک اور طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں بات کو. اب اس کو پھر انہوں نے جو تاثر دیا پاکستان نے, کیوں اس میں مطلب ایک تو یہ ریزن ہے کہ بھائی ہم کوئی اتنے چھوٹا کنٹری نہیں ہے کہ آپ جناب چند کو بغل میں دے کے ہمیں انڈرمائن کریں. پاکستان نے کلیئر کہہ دی کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں, چین کے ساتھ ہمارے بہت اچھے اسٹریٹجک اور ڈیولپمنٹ کے ریلیشن ہیں, ہمیں کسی اور ملک کے ساتھ کرنا ہے وہ بھی پاکستان چونکہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہم اپنے حساب سے کریں گے, جہاں ہماری اپنی ترقی اور خود مختاری کی بات ہوگی ہم اپنا سٹینڈ لیں گے. اچھا اس میں یہ تاثر ابھر رہا تھا, ایک تو یہ پوائنٹ تھا نا کہ تھوڑا سا ہم کیوں انڈرمائن ہو بھائی, اس اے کنٹری نیوکلیر پاور ہے, وہ ایسی بات نہیں, اور 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ڈیولپمنٹ کے آپشن اگر دیکھیں بڑی ترقی, یعنی آنے والی جو اکانومیز ہیں ان میں ترقی کرتی جو معیشت ہے ان کا حصہ ہے پاکستان. یہ تو انٹرنیشنل فگر ہے ہر لحاظ سے, جیوگرافیکلی. پہلی بات تو یہ کہ انڈرمائن ہم نے نہیں ہونا تو وہ کلیئر کر دیا. دوسرا ہم نے کہا جی گروپ کی پالیٹکس, یہ اس پہ پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اور باقی پاکستان کا موقف جو ہے فارن آفس کی طرف سے کلیئر. تیسرا جو تاثر مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ شاید یہ کوئی نیا گروپنگ ہو رہی ہے ان دا نیم آف ڈیموکریسی. اچھا وہاں پہ آپ نے تائیوان کو بلایا ہوا, تائیوان کو ظاہر ہے پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک نہیں مانتے ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری, جو وہ ہے ہی نہیں. وہ چین, اس کو چین انٹرنیشنلی اس کو ریپلیس کر چکا ہے اور یہ بھی چین کا حصہ ہے. پاکستان نے بھی سائن کیا, امریکہ نے بھی کیا. اب امریکہ اس سے بیک آؤٹ کر دے اپنے کیے ہوئے 3 ڈاکومنٹ سے ہی اس سے, تو یہ وہ تاثر دینے کی بات کرتے ہیں. اب یہ جب یہ سوچ آتی ہے کہ ڈیموکریسیز کی بات ہے تو پھر آپ یہ توقع کریں کہ پیوٹن سے جو بائیڈن کی 7 دسمبر کو ملاقات ہوتی ہے شاید اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی یا کوئی یو ٹرن آ گیا ان کی گلوبل پالیٹکس میں. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ رشیا کی اگر پالیٹکس دیکھیں وہ اس خطے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. جیسے میں یوکرین کی بات کر رہا تھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس خطے میں سینٹرل ایشیا ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. وہ رشیا اور چائنیز وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے, پھر اس کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے دیکھیں کیونکہ وہاں کوریڈور بننے ہیں, ٹھیک ہے نا. سینٹرل ایشیا, افغانستان اور یہ سی پیک, یہ پورے کوریڈورز بننے ہیں, وہاں ڈیولپمنٹ ہونی ہے. تو وہ کیسے ایک ملاقات میں یا ایک ورچوئل ملاقات ہوتی ہے, بائیڈن سے بات چیت ہوتی ہے اور وہ پیوٹن صاحب کہیں گے جی بھائی جان بس ٹھیک ہو گیا, چلو جو حکم کرو اسی تیار ہے. دس از ناٹ دی سچویشن, اٹس پالیٹکس, اٹس جیو پالیٹکس. اور نہیں, اور اس میں بھی, اس ملاقات میں بھی ایسا تو آپ نے یوکرین کا کارڈ ہی اس میں آپ کھیلتے رہے ہیں, اس ملاقات میں ہوا بھی کچھ اسی میں, یہی میں اسی لیے میں نے یوکرین کی بات کی. اچھا وہاں پہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ افغانستان کو زیادہ فوکس کیا جائے گا. افغانستان کو جو ایک بیسک اس خطے کا مسئلہ ہے وہاں اس کو آپ ابینڈن کر رہے ہیں, آپ ان کے پیسے ریلیز نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی سچویشن ہے اس میں رشیا اور چین نے بھی بڑا واضح کہا, پاکستان کا بڑا کلیئر موقف ہے, اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہیومینیٹیرین اینگل سے دیکھیں. اس وقت آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی وہاں ڈیفیٹ ہوئی ہے یا آپ چھوڑ کے چلے گئے, آپ یہاں دیکھیں کہ وہاں پہ اس وقت ہارڈ کیش بھی چاہیے, ہارش ونٹر آ رہی ہے, وہاں اور سچویشن چاہیے ان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں پیوٹن اور صدر شی جن پنگ کی جو میٹنگ ہے اس میں ریجنل ایشوز میں افغانستان, سینٹرل ایشیا کے ادر ایشوز, اور پھر خاص طور پہ ایس سی او. ایس سی او ایک بہت بڑا, ایک اس وقت ایس سی او جب شروع ہوا اس وقت شاید یہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اب, یعنی جو پلس ہونے سے 6+ کنٹریز آنے سے ایس سی او ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک الائنس بن گیا. اور پھر یہاں بہت سی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف بائیلیٹرل یا ملٹی لیٹرل کوآپریشن کا ایک اقتصادیات یا تجارت کا فورم نہیں ہے, یہاں سیکیورٹی, ٹیررزم, خطے کو درپیش جتنے بھی ایشوز ہیں خاص طور پہ جو کانفلکٹ جنریٹ کرتے ہیں ان پہ بات ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں جو نیشن جمع ہوئی ہیں وہ اسٹریٹجک پوائنٹ پہ ہیں. تو ان دونوں لیڈر چونکہ یہ اس خطے کے اور ایس سی او کے 2 اہم بڑے ممالک ہیں, اس پہ انہوں نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو چاک آؤٹ کیا, جس جو کچھ عرصے کے بعد ہے کہ جب ایک میٹنگ ہوتی ہے نا اس لیول کی تو اس کے جو ورکنگ پیپر جب بعد میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بعد میں انفولڈ ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کچھ چیزیں تو
खबरों में आ जाती है, लेकिन बाकी अनफोल्ड होती है। लेकिन इसकी जो स्ट्रैटेजिक अहमियत है उस एंगल से अगर आप ये देखें तो इस मुलाकात में ये सिर्फ दो तरफा हद तक नहीं है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल भी है, इसका इम्पैक्ट रीजनल है। और अभी मैं जहां तक मैं समझता हूं इस वक्त दोनों लीडर पुतिन और सदर शी, इनके दरमियान जो है रीजनल स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं वो बड़े मेजर हैं, बायलैटरल भी हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है पूरी दुनिया में, चाहे उनके ट्रेड के हवाले से ब्लॉक करना या उनके खिलाफ जो डिफरेंट तरह के डेमोक्रेसी का प्रोपेगेंडा कर लें, ये जो भी कर लें। अब हम इस कई दफा प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो एक तर्ज हुक्मरानी है जी, और किसी भी मुल्क में वो किसी फॉर्म में हो सकता है। अगर अमेरिका में सदारती है, बरतानिया और यूरोप में वो पार्लिमानी है। तो इस तरह के उसमें बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि रशिया में जो इलेक्शन होते हैं उसको आप कहते हैं कि जी ये फ्रॉडेंट है, ठीक है जी, बट जब उसी तरह का रेफरेंडम जो है वो यूक्रेन के मशरकी हिस्सों में जहाँ पे रशियन बोलने वाले ज्यादा हैं वहां पे होता है तो आप उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं, कहते हैं नहीं ये नहीं है। तो खैर वो डेमोक्रेसी वाला तो इशू है ही नहीं है। सर चीन जो है उससे तवानाई की बहुत जरूरत है क्योंकि वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। रशिया के पास तवानाई बहुत है, इसी तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स के पास भी वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किस्म का एरिया है सारा कुछ। तो ये अगर हम थोड़ा सा उस हवाले से बात करें कि चूँकि अब यूएस जो है वो अपना कैप करके बैठा हुआ है शैल ऑयल को और सारा कुछ को, तो ये दो मुल्क अगर और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो इस खित्ते को और चीन को और फिर अल्टीमेटली सारी बात है पूरे रीजन को, उसको फायदा नहीं होगा सर? बिल्कुल। अभी आप देख लेंगे अफगानिस्तान को पूरी एनर्जी कहां से आ रही है, सेंट्रल एशिया से आ रही है, वरना तो जिस तरह इन्होंने डार्क में छोड़ के चले गए, अफगानिस्तान में तो अंधेरे होते, लेकिन वहां किस रीजन ने, और रीजन के कौन से ममालिक हैं जो जाहिर है उसको कोई तो पे कर रहा है ना, किसी ने तो उसकी जमानत ली है ना, उसमें रशिया और चीन को ये नहीं कह सकते कि वो कोई बैक फुट पे। तो वो सारा एनर्जी कॉरिडोर जो है पूरा ये वो उस कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा एनर्जी सिक्योरिटी जो इस वक्त खित्ते का एक मसला है, और आपने बिल्कुल सही कहा, रशिया जो है उनके पास जितने रिजर्व हैं, आप गैस के देख लें, पूरे यूरोप को वो ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें एक और नई चीज आती है, क्या अगर इस तरह की ग्रुपिंग फर्ज किया वो कुछ करना चाहते हैं रशिया या चाइना के खिलाफ, तो क्या इस ग्रुपिंग से यूरोप कहाँ खड़ा होगा, इनके साथ खड़ा होगा? क्योंकि ये तो अपने रिजर्व को हवा नहीं लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन रशिया के पास जो रिजर्व्स हैं, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो तो ज़ाहिर है वो शेयर कर रहा है, पूरे यूरोप को पाइपलाइन से लिंक है, तो वहां पे इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। लिहाजा इनको थोड़ा सा ना, मैं ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि जाहिर है कि वो किसी और लेवल पे सोचते होंगे ना, हम तो जरा थोड़ा इस लेवल पे सोचते हैं यार मिलके क्यों नहीं दुनिया को तरक्की दे सकते, लड़ने की जरूरत क्या है? हो सकता है हम जरा छोटे लेवल के लोग हैं, वो समझते हो कि शायद लड़ाई में असला बिकेगा तो उनकी बड़ी बड़ी कंपनी उससे फायदा उठाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा है कोविड में, खास तौर जी कोविड में हमने देख लिया, चाहे वो न्यूक्लियर पावर है, चाहे उसके पास जितना मर्जी असला है, तेल के जितने मर्जी जखायर हैं, जो मर्जी रिसोर्स, या चाहे वो भूखे मर ठीक है। कोविड ने सबको इम्पैक्ट कर दिया। कम से कम अब ये सोचने की चीज़ है कि अब सोचने की चीज़ ये है कि हमें देखना ये है कि दुनिया में हमने को एग्जिस्टेंस की बात करनी, जो जैसे आपने भी कहा पहले बात की आपने, विन विन क्या है कि बाहमी तौर पे हमने एक दूसरे के लिए शील्ड क्रिएट करनी है, हेल्थ शील्ड क्रिएट करनी है, कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है। अब इसमें भी जो सदर शी और पुतिन की मुलाकात में भी जो बैकग्राउंड की मुलाकात है उसको अगर आप देखें, उसमें यहाँ तक है कि बायो मेडिसिन और मेडिसिन की मुख्तलिफ चीज़ें, टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र करने की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आगे आ रही हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ है सप्लाई चेन जी, उसको आप कौन, अगर आप ये सर जंग की कैफियत खड़ी करेंगे तो सप्लाई चेन जो है वो बहुत, एशिया बहुत बड़ा एक खित्ता है जहाँ से सप्लाई चेन पूरी दुनिया के लिए है, और इसी इंक्लूडिंग अगर रशिया को भी शामिल करें तो वो सप्लाई चेन फिर एनर्जी की भी है। तो इसको आप कहाँ लेके जाएंगे? क्या आप धौंस से या लड़ाई से, कॉन्फ्लिक्ट को हवा दे के, या दो ये समझते हैं कि शायद इन दो मुल्कों को तोड़ देंगे, इख्तलाफात क्रिएट हो जाएंगे, को बेहतर होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये रीजनल लेवल पे इनकी कमिटमेंट है, वो देख रहे हैं कि रीजन को कहाँ लेके जाएं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन हमारा साथ दीजिएगा, विल बी राइट बैक।
जी वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान वर्चुअल मुलाकात हुई है। और इस खित्ते की, बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया की दो बड़ी अहम और बड़ी कुव्वतें हैं, और इनके सुदूर के दरमियान होने वाली मुलाकात से जो चीज़ें सामने आई हैं उसका इस खित्ते पे और आलमी सतह पे क्या मैसेज पहुंच रहा है, उस पर आज हम ज़रा जानने की और समझने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, अब इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर सीनो रशियन रिलेशनशिप की बात हम थोड़ा सा समझ सकें, क्योंकि देखिए कम्युनिज़म या कम्युनिस्ट रशिया यूएसएसआर जो भी था पहले, उसमें भी था, फिर ठीक है बाद में जो भी डिवीज़न हुई, चीन ने अपने सोशलिस्ट निज़ाम को अपने करैक्टरिस्टिक्स के साथ लेके वो आगे बढ़ा, लेकिन इनके ताल्लुकात बहरहाल ऐसे नहीं हम कह सकते कि वो बहुत शदीद किसी ज़माने में मुतासिर हुए हों और बड़ी कोई इनके दरमियान चपकलिश चल रही हो। हालांकि जो बॉर्डर इश्यूज थे इनके, वो व्लादिवोस्तोक वाला एरिया जो था, वो भी इन्होंने बातचीत के ज़रिए बैठ के अपना उसको भी हल किया है। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप पे अगर आप रोशनी डाल सकें। पहले तो हम देखते हैं सोवियत यूनियन के ज़माने, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, इनके एज ए कम्युनिस्ट पार्टी जो रिलेशन इंटरनेशनल जो कांग्रेस होती है कम्युनिस्ट पार्टीज़ की, उसमें इनके बड़े अच्छे रिलेशन शुरू से ही, क्योंकि जब चीन में इनकलाब आता है तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त ऑलरेडी इन प्लेस थी। जी। वहाँ पे मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी और लेनिन की क़यादत में वहाँ बाकायदा तौर पे एक सिस्टम चल रहा था। फिर बाकी लीडर्स आते रहे, ये चलते रहे। थोड़ा सा जो मसला बीच में आया वो अफगानिस्तान पे था। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में फौजें भेजी, उस पे चीन को इख्तिलाफ था। लेकिन सर सॉरी, एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पे मैं सिर्फ ये पूछना, सॉरी आपकी बात कट गई, क्योंकि कहीं पे मैंने भी ये थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि जो रशिया जब आता है, इन्वेजन करता है, हमें तो ये बताया गया कि उसने गर्म पानियों की तरफ जाना था, लेकिन जो अफगान हिस्ट्री है उसमें हमें ये पता चलता है कि उस वक्त के जो एक वहाँ पे लीडर थे, उनकी तरफ से बहुत राब्ते किए जा रहे थे कि आप आइए आप आइए आप आइए, कुछ इस तरह की चीजें भी। वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट जो है ना अफगानिस्तान में, कम्युनिस्ट इनकलाब आया ना, उसको स्टेबलाइज करने के उनका अपना एक था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया का, कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी ने दावत दी है, वो आए हैं तो उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, वो तो एक अलग वो था। लेकिन वहाँ पे चीन का इख्तिलाफ ये था कि हम कहीं किसी और मुल्क में जाके इनकलाब को, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता इनकलाब का, अगर वो इनकलाब लाए वहाँ पे अफगान कम्युनिस्ट पार्टी तो उसको स्टेबलाइज करेंगे वहाँ की सोसाइटी के मुताबिक। लेकिन रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का ख्याल था कि नहीं, हमें चूंकि इसको स्टेबलाइज करना है, तो वो वहाँ चले गए। वो वहाँ पे उस पे इख्तलाफ रहा। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे जब चेंजेस आती हैं, चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने करैक्टरिस्टिक्स के साथ तब्दीलियाँ की हैं और वहाँ के सिस्टम को आगे लेके बढ़े, जो इस वक्त जिसकी हम सक्सेस स्टोरी देखते हैं। जी। अब अगर देखें कम्युनिस्ट पार्टी जब शुरू में थी, सेकंड और थर्ड फोर्थ फेज अब ये जो सदर शी के बाद आया, इसमें ओपननेस इतनी है कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। फिर 2001 में WTO में चीन आता है, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस की, क्योंकि WTO में जाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत सारी चेंजेस करना पड़ी। जाहिर है कि यहाँ एक सिस्टम डिफरेंट था, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के साथ आपने कनेक्ट करना था, जो रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा ओपन अप हुआ। ज़्यादा ओपन अप हुआ। अब तो बिल्कुल एक नई सूरत हाल है, जिसको कहते हैं चाइनीज़ करैक्टरिस्टिक्स। लेकिन सोवियत यूनियन में ये हुआ कि सोवियत यूनियन में उन्होंने एक तो ये अफगानिस्तान का आ गया, इस पर बहुत सारी, सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, मुख्तलिफ मुल्कों में कम्युनिस्ट पार्टीज डिवाइड हो गई थी। इवन इंडिया में भी और बाकी जगह भी जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही थी, वो भी डिवाइड हो गई थी रूस ये अफगानिस्तान के मसले पे, सोवियत यूनियन और चीन के हवाले से। तो वहाँ से एक सिचुएशन आगे बढ़ती है। लेकिन उसके बाद ये कि वहाँ पे रशिया में ड्यू टू सर्टन रीजन के वहाँ पे उन्होंने शायद इस तरह वो करैक्टरिस्टिक्स को कम्युनिस्ट पार्टी नहीं संभाल सकी जैसे चीन ने संभाला या चीनी लीडरशिप ने संभाला। और वो कम्युनिस्ट पार्टी भी इंटैक्ट है, वहाँ सोशलिज्म भी इंटैक्ट है अपने करैक्टरिस्टिक्स के साथ। लेकिन वहाँ पे गोर्बाचोव आते हैं तो फिर वो ग्लासनोस्ट और नई नई उनकी पार्टी जो कि थोड़ा सा इस तरह की यानी चेंजेस नहीं होती जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टेबलाइज की सिचुएशन को। अल्टीमेटली वहाँ क्या होता है, वहाँ पे वो कोलैप्स कर जाती कम्युनिस्ट पार्टी, चेंजेस आ जाती हैं। प्यूटन उस वक्त भी हिस्सा थे, बाद में प्यूटन अलग से नॉन कम्युनिस्ट पार्टी लीडर के तौर पे आ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो सोच है
वो तो ज़ाहिर है वहाँ मौजूद रहती है, वो ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर नहीं, अपनी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के बैकग्राउंड से वो आए, तो रिलेशनशिप का एक लेवल मौजूद था। उस वक्त भी पता था कि साम्राज्य किस लेवल पे है, लेकिन जब वो खुद, बल्कि इन पे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी पे भी ये इल्ज़ाम भी लगा कि अब ये रूसी सोशल साम्राज्य उस वक्त आने लगे कि एक तरफ साम्राज्य, ये चूंकि हम उस वक्त पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, हम बड़े वाइब्रेंट थे, आप पॉलिटिक्स में बड़े एक्टिव थे, और हम जरा सर जेल की हवा नहीं खाई आपने? बस वो चलते रहते मामला। तो वो मतलब उस वक्त एक लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स होती थी उसमें ये बाकायदा तौर पर डिवाइड आई। अब अगर आप इस लीडरशिप को देखें, जो लीडरशिप समझती थी कि एक जो साम्राज्यिक कुव्वतें हैं वो इस निज़ाम को कैसे चलाती हैं, अब ये जब वहाँ पे आते हैं प्यूटन नई सूरत में, तो बैक ऑफ माइंड ये भी चीज़ थी कि किस तरह हमने खत्ते को लेकर चलना है। फिर नई रियलिटीज़ खत्ते में बनी, फिर अफगानिस्तान में आपने देखा कि नई सिचुएशन बनी। एक सिचुएशन थी कि सोवियत यूनियन के खिलाफ पूरी अफगान हवाले से एक मुखालफत थी, फिर सोवियत यूनियन के बाद जब रूस ने उसको यानी उसके सक्सेसर के तौर पे आता रशिया, तो रशिया एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है अफगानिस्तान के हवाले से। तो इस सूरत हाल को लेते हुए आगे जब चलते हैं तो ये रिलेशन उन पार्टियों के दोबारा बहाल होते हैं उस लीडरशिप के, और वो पिछले 20 सालों में बहुत स्ट्रेंथन होते हैं। अब देखें 2022 के जो सरमाई ओलंपिक्स होने हैं बीजिंग में, उसके लिए प्यूटन वहाँ खुद आएंगे, नॉट वर्चुअल। उन्होंने दावत भी कबूल की, वो आएंगे। इसी तरह ज़ाहिर है कि सदर शी भी किसी ना किसी टाइम आप सुनेंगे वो भी एक फिजिकल जब वो शुरू करेंगे अपने दौरे, तो रशिया उसमें प्रायोरिटी में होगा। अभी तो वो खुद भी वर्चुअली कर रहे हैं ना ज़्यादातर, तो वो प्रायोरिटी में होगा। फिर आप ये देखें कि एनर्जी की हमने बात कर ली, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हुई, एनर्जी के हवाले से कोऑपरेशन की बात हुई, फिर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें ताउन बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ा है। और फिर साइंस के हवाले से ये तय हुआ कि साइंस जो है इसकी जो दोनों मुल्कों ने जो जो चीज़ें अचीव की हुई हैं वो शेयर करेंगे। नॉलेज शेयरिंग की बात हो रही है और इसको मजीद आगे ले जाने की बात हो रही है, ये वो बायलेटर। फिर हमने देखा जब BRI की बात करते हैं तो वो भी बायलेटरल के साथ लिंक होता है, क्योंकि पूरा सेंट्रल एशिया जब लिंक होगा तो ये पूरा कॉरिडोर होगा जो रशिया तक और फिर अफगानिस्तान से होता है, पूरे इस खत्ते के साथ जुड़ा हुआ होगा। फिर CPEC डॉक्टर साहब वक्त मेरे पास कम है, मुख्तसरन मैं जानना चाहूँगा, आपने एनर्जी की बात की, आपने साइंस टेक्नोलॉजी और बाकी शोबों की भी बात हुई, सलामती की बात हम पिछले पोर्शन में कर चुके हैं। जाने से पहले मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि खत्ते की सलामती की बात जब करते हैं तो उसमें अहम चीज़ यही है कि खुशहाली तभी आएगी जब सलामती होगी, और सलामती के लिए सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए जो मुज़र एक चीज़ है या जो फ्लैश पॉइंट है वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अमेरिका वहाँ से जा चुका है, लेकिन वो अभी भी पोर्ट्रे यही कर रहा है कि रशिया और चाइना जो हैं वो उसके नज़दीक विलन है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो एक पॉइंट है, ये फ्लैश पॉइंट जो है, इसके तनाजुर में इन दोनों मुल्कों का किरदार, इन दोनों मुल्कों का ना बड़ा सेंट्रल किरदार है। अभी मतलब हमने एक कॉन्फ्रेंस की है, उस पर पूरा एक टॉपिक हमने रखा अफगानिस्तान की रीजनल सिचुएशंस पे। उसमें जो माहिरीन थे वो इस पे कंसेंसस था उनका कि पहली बात तो ये कि जो ग्लोबल पावर्स हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, उनको चाहिए कि वो इनके जो एसेट्स हैं या जो इनके फंड्स हैं वो अनफ्रीज करे और अफगानों का पैसा उनको मिले। दूसरी बात ये है कि ऐसा रीजनल अरेंजमेंट होना चाहिए, ज़ाहिर है जिसमें रीजनल अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, लीडिंग, ईरान को भी देखें, ये लीडिंग कंट्री हैं जिनका एक किरदार बनता है। उस हवाले से ये बात हुई कि एक ऐसा फंड कायम करें, और ख़ासतौर पे यूरोप को माहिरीन ने कहा कि यूरोप और UK वो आगे आए, क्योंकि अब अमेरिका तो शायद उस लेवल पे आगे ना आए, आप लोग आगे हैं। और वहाँ पे अगर आप वहाँ ठीक है, आप भले अब तालिबान गवर्नमेंट को ना माने वो एक अलग बात है, वो ठीक है आपका वो है, लेकिन वहाँ पे जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है उसके लिए आप UN के ज़रिए ये जो ऐसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म बनाए, रीजनल प्लेटफॉर्म बनाए, SCO भी हो सकती है, SCO में ये सारे ममालिक बिल के कोई, क्योंकि वो सारे उन तमाम अफगान ग्रुपों से भी कनेक्टेड हैं, अफगान जो इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट है उनसे भी कनेक्टेड है, अगरचे फॉर्मल किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया लेकिन वो राब्ते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं समझता हूँ कि इस सरबराह मुलाकात के तनाजुर में हमें देखना है, क्योंकि उनका मेजर फोकस में जहाँ और बहुत सारी चीज़ें थी, अफगानिस्तान मेजर फोकस रहा, जिस पे अब कुछ अरसे में आप देखेंगे वर्किंग पेपर जब आएंगे इस मीटिंग के बाद के एनालिसिस, तो उसमें आपको नज़र आएगा। तो बात यह है कि रीजनल इस खत्ते का, अफगानिस्तान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाल है वो है
रीजनल ममालिक उसको लीड करें। ठीक है, बिल्कुल। बाकी ग्लोबल जो फोर्सेस हैं वो उसमें इनका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके वक्त और तज्ज़िये का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपको, जो हम खित्ते की सूरत हाल पे बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसको कुछ समझने में आसानी रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर यहीं से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।